आज हम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एग्जामिनर्स किस तरह से आपके पेपर्स को असेस करते हैं और एग्जामिनर्स क्या चीज़ें देख रहे होते हैं, वो कौन से कीवर्ड्स हैं, वो ट्रिगर वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर की अटेंशन ग्रैब करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ नॉलेज। अच्छा, मैंने ना इकोनॉमिक्स और बिजनेस साइड बाय साइड यहाँ लिख दिए हैं क्योंकि मोस्टली बच्चे इन दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन ले रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने लिखा है कि नॉलेज जो है वो इकोनॉमिक्स में 35% और एएस में और ए2 में 35% रिक्वायर्ड है, जबकि बिजनेस में 30% रिक्वायर्ड है एएस में और 25% रिक्वायर्ड है ए2 में। बिजनेस के पेपर 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लें तो जो उनके टोटल मार्क्स बनते हैं, मेरे ख्याल है 100 मार्क्स बनते हैं। 40 मार्क्स का पेपर 1 होता है और 60 मार्क्स का पेपर 2 होता है। तो टोटल 100 मार्क्स में आप देख लो कि नॉलेज कितना इन्वॉल्व है, 30% एएस में और 25% ए2 में। इसी तरह से बाकी सब हैं। तो हम नॉलेज की तरफ जाएंगे सबसे पहले। What is knowledge and understanding? Knowledge refers to recalling facts, definitions, theories, or concepts related to the subject. It is about what you know. तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप नॉलेज बेस्ड आंसर करोगे तो आपने कोई बहुत ज़्यादा उसमें रीजनिंग नहीं करनी होती। हमने नॉलेज की जब बात करनी है तो उसमें बहुत क्रिस्प रहते हुए, बहुत यानी कंसाइज मैनर में बताना है कि वो जो कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है वो क्या है। अच्छा, इसी तरह से जब अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग मीन्स एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ समथिंग वर्क्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग एक स्टेप आ गया। अंडरस्टैंडिंग में आपको जो नॉलेज है आप उसको अप्लाई करते हो ऑन गिवन सिचुएशंस एंड सिनेरियोज, और इसमें एक्सप्लेनेशन आती है। इसके अंदर आप चीज़ों को ओपन अप करते हो और इलाबरेट करते हो, डिस्क्राइब करते हो। इस तरह से आप उसको लेके चलते हो। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बनाई हुई हैं जिनको आज हम सॉल्व नहीं करेंगे साथ साथ। हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट, आप अपना नॉलेज किस तरह डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो नॉलेज किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जी, मैंने एग्जांपल दिया। क्वेश्चन में अगर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में पूछा जाए तो आप कहते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ साइकोलॉजिकल थियरी दैट एक्सप्लेन्स ह्यूमन मोटिवेशन थ्रू 5 लेवल्स ऑफ नीड्स। बट दिस इज नथिंग बट अ डेफिनेशन। आपकी बुक में जिस तरह से मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को डिफाइन किया हुआ है, या आपने कहीं भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है जो कि एक वैलिड सोर्स है, वैलिड सोर्स होना चाहिए। आपको आपके फेलो ने बताई और आपने वही लिख दी, दिस इज नॉट अ वैलिड सोर्स। तो कोई भी वैलिड सोर्स अगर आपके पास है और आप वहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेते हो तो दैट इज इट, आपका नॉलेज वहाँ डिलीवर हो जाएगा। विच मीन्स के 30% ऑफ द मार्क्स, आपके पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं एएस में, 30% of the marks can be gained by just knowing about the terms that are used in exams। यानी सिर्फ डेफिनेशंस अगर आप याद कर लेते हैं तो आप 30% तक मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। अच्छा, अब मैं आगे जाऊं, अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो इसी सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम इसमें अंडरस्टैंडिंग अपनी शो करेंगे तो किस तरह करेंगे। अब वही चीज़ है, मैस्लोज हायरार्की सजेस्ट। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने जहां जहां हाईलाइट किया है या उस फॉन्ट का कलर चेंज किया है, आपने इन वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में ऐड करना, अपने एक्सप्रेशन में ऐड करना, क्योंकि ये वो ट्रिगर वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर्स की अटेंशन ग्रैब करते हैं और एग्जामिनर्स एक्चुअली लुक फॉर दीज वर्ड्स, क्योंकि ये वर्ड्स एक्सप्रेशन डेवलप कर रहे होते हैं। और एग्जामिनर्स के पास चूंकि एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें उन्होंने पूरा आपका पेपर पढ़ के अंडरस्टैंड करके मार्क करना होता है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये उन्हें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो इसलिए मैंने इन वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया। आप यही वर्ड्स भी लिख देंगे, वैसे तो हर वर्ड के सिनोनिम्स अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी सिनोनिम और यूज कर सकते हो।
लेकिन दिस इज द बेयर मिनिमम, क्या यही वर्ड्स ही अगर आप बार बार लिखते रहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल हेल्प यू। तो मैंने अंडरस्टैंडिंग में इसी चीज को किस तरह लिखा है देखिएगा। Maslow's hierarchy suggests that employees must first have basic needs like salary and job security met before they seek higher needs like recognition and self fulfillment। अब देखो ये अपनी लुक से ही डेफिनेशन नहीं लगती, ये एक्सप्लेनेशन लगती है। और ऊपर अगर हम नॉलेज वाले पॉइंट पे चले जाएं तो वो अपनी लुक से ही डेफिनेशन लग रही है। क्यों लग रही है डेफिनेशन? क्योंकि वो कंसाइस है, उसके अंदर बड़े कॉन्क्रीट वर्ड्स यूज हुआ हुआ है, ऐसे वर्ड्स यूज हुआ हुआ है जो कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, चीज को शॉर्टन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना जो कॉन्सेप्ट है और जो मीनिंग है वो डिलीवर कर रहे हैं। जबकि अंडरस्टैंडिंग में आप जरा देखें, वर्ड लिमिट थोड़ी सी ज्यादा है, वर्ड काउंट थोड़ा सा ज्यादा है। और दूसरा ये कि इसके अंदर आप सिर्फ ये नहीं बता रहे कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड क्या है, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है। वो बच्चे जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को एक ही समझते हैं वो गलती करते हैं। देखो ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है डिफाइन। आप पेपर 1 की अगर बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन है एक, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। अब वो जब डिफाइन कह देता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डिफाइन का जो कमांड वर्ड होगा वो आपसे सिर्फ डेफिनेशन मांगेगा, यानी बेसिक नॉलेज मांगेगा उस कॉन्सेप्ट का। जबकि उसी के बाद पार्ट बी में अगर एक्सप्लेन या ब्रीफली एक्सप्लेन का क्वेश्चन आ रहा है तो अब वो आपसे अंडरस्टैंडिंग मांगेगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग इस तरह से देनी है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जब भी आप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को लेके चल रहे होते हो। एक तो एक्यूरेट डेफिनेशंस दें। एक्यूरेट डेफिनेशंस क्या है आपकी बुक में दी हुई हैं। यूजुअली मैं नहीं कहता कि आप याद करो, क्रैम करो, रट्टा लगाओ, लेकिन डेफिनेशंस को याद कर लेना सेफर एंड पे आपको काफ़ी हेल्प करता। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप डेफिनेशंस याद करें जो बुक में दी हुई हैं, या मार्किंग की वगैरह में अगर आप देखते हैं तो वहाँ से याद करें। नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्जाम्पल्स इंक्लूड करें। ये अंडरस्टैंडिंग में है। जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे होते हो, डिस्प्ले कर रहे होते हो, तो आपको एग्जाम्पल्स इंक्लूड करना ज़रूरी है, और वो एग्जाम्पल्स रेलिवेंट टू द सिनेरियो होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो। जैसे यहाँ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स और मोटिवेशन की बात हो रही है, उसी से रेलिवेंट एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। देन यूज रेलिवेंट बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जिनको मैं यहाँ कीवर्ड्स कह रहा हूँ, उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बहुत जेनेरिक टर्म्स यूज़ करने की बजाय आप टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें जो कि आपने बुक्स में पढ़ी है या जो सिलेबस में पढ़ी है। देन कंसाइज रहना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो है ये कम वर्ड्स रिक्वायर करते हैं, तो आपको ब्रेविटी के साथ और कंसाइसनेस के साथ काम करना। नेक्स्ट चलेंगे तो मैंने जो लेटेस्ट पेपर है उसमें से 2 क्वेश्चंस लिए। डिफाइन द टर्म जॉब डिस्क्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। Job description is a document that has the details of the job and provided to the employee, to the person who is like applying for job. ओके तो आपने इसमें जो कीवर्ड्स यूज किए हैं, लेट मी पिक देम। आपने एक बताया ये डॉक्यूमेंट है that entails the important duties related to a job, यही बताया। देखते हैं। तो जो मेरा वर्जन है यहाँ पे वो है a job description is a document, exactly वही वर्ड आया जो आपने यूज किया, ये की वर्ड है, तो इसमें 1 नंबर आएगा आपका। that outlines the roles, responsibilities and duties of a specific job position। although कि मेरे वर्ड्स आपके वर्ड्स के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, लेकिन दोनों कीवर्ड्स जो हैं वो आपके वर्जन में भी प्रेजेंट है, मेरे वर्जन में भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मुझे भी 2 नंबर मिलेंगे और आपको भी पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। बताएं जी इंटरनल रिक्रूटमेंट का एक फायदा जिसको आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना, यहाँ आपने अंडरस्टैंडिंग डिस्प्ले करनी है जो मैंने अभी आपको बताई है जी। हाउ वुड यू डू दैट? सर पहले इंटरनल रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। नहीं,
जब ब्रीफली एक्सप्लेन का क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो नॉलेज जो है वो डेफिनेशन में लाई नहीं कर रहा होता, नॉलेज पर लाई कर रहा होता है स्टेट करने में। स्टेट वन बेनिफिट फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आप बेनिफिट बताओ और उसके बाद उसे आगे लेके चलो। देखो जरा एग्जांपल देखो मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए एक लाइन यहां लिखी है, अ की बेनिफिट इज दैट इट रिड्यूसेस रिक्रूटमेंट कॉस्ट एंड टाइम। मैं यहीं रुक गया हूं। तो जब आप 3 नंबर का सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें नॉलेज डज नॉट मीन गिविंग डेफिनेशंस, इट मीन्स स्टेटिंग द बेनिफिट्स एट फर्स्ट प्लेस। तो कोई भी एक बेनिफिट उठाया और उसको स्टेट किया, आपका नॉलेज वहां पे डेमोन्स्ट्रेट हो गया, 1 नंबर आपको वहां मिल गया। अच्छा, उसके बाद एज करंट एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द कंपनीज कल्चर एंड ऑपरेशंस। ये जो दूसरी चीज, ये जो आप कॉमा के बाद मैंने इसको एम्फसाइज किया है, ये वो बच्चा कर रहा होता है जो अल्टीमेटली ए स्टार लेता, कि ओपन स्टेटमेंट्स नहीं देता, वोली स्टेटमेंट्स नहीं देता, जनरल स्टेटमेंट्स नहीं देता, हर स्टेटमेंट की रीजनिंग करता। डेफिनेशन के अलावा आप जो भी कुछ लिखते हो अपने एग्जाम में, उसमें रीजनिंग इज अ मस्ट हैव। तो यहां जो लर्निंग टेक अवे है आपका अभी इस एक पॉइंट का, वो ये होना चाहिए कि अब से ऑनवर्ड जितने भी एग्जाम पेपर सॉल्व करो, उसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ओपन एंडेड ना छोड़ो, उसको प्रॉपरली क्लोज करो। ठीक है, उसका अफेक्ट बता दो और या उसका इम्पैक्ट बता दो। तो मैंने अभी इस एक स्टेटमेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ऑलमोस्ट 98% बच्चे इस तरह की गलती कर रहे होते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक है कि सिर्फ बेनिफिट को स्टेट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट आगे चले जाते हैं, एक स्टेप आगे चले जाते हैं, और वहां पे दे टेंड टू लूज मार्क्स। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट चलता हूं। देखो मैंने क्या किया। अब नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सुपरवाइजर इज प्रोमोटेड टू अ मैनेजरियल रोल, दे कैन अडेप्ट क्विकली विदाउट एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। इसको हम अंडरस्टैंडिंग बोल रहे हैं, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ। तो अंडरस्टैंडिंग का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो एग्जाम्पल है। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। यहां पे आपने फायदा बताया, उस फायदे को एक्सप्लेन किया और साथ में एग्जाम्पल दे दी। फायदा है कि ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि करंट एम्प्लॉइज जो हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं और वो ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं सिस्टम के साथ, तो उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। फिर आगे आपने एग्जाम्पल दे दी। ये स्टैंडर्ड मेथड है 3 नंबर के सवालों में पूरे 3 नंबर लेना। और आखिर में जब मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूं या क्लोज कर रहा हूं, तो जरा देखें, दिस में ब्रिंग कॉस्ट एफिशिएंसी एंड improve employees level of commitment with the business. So this is actually the benefit that I'm talking about. अच्छा, इसको मैं एनालिसिस कहता हूं, दिस इज द इम्पैक्ट। तो यहां हमें पता चला कि 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी ब्रीफली एक्सप्लेन या एक्सप्लेन के क्वेश्चन में। पहले नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट होता, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और फिर आखिर में आप एनालिटिकली उसको रीजन करते हो, उसको उसका रीजन पेश कर देते हो इम्पैक्ट के तौर पे, कि व्हाट गुड विल इट ब्रिंग टू द बिजनेस और व्हाट बैड वुड इट ब्रिंग टू द बिजनेस। तो यहां मैं इसको समझता हूं कि ये 3 नंबर का सवाल हर लिहाज से मुकम्मल है।